चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एसएसटी की क्लास में। एक बार फिर से मैं आपका नरेंद्र सर संस्कार वैली एकेडमी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं आपके लिए फीचर्स। ये जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसके बाद हमें यहाँ जो पढ़ना है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, है ना। डीमेरिट्स जरूरी नहीं है कि अच्छाइयां ही डेमोक्रेसी में हैं, डेमोक्रेसी में कुछ खराबी भी हैं, कुछ गलत चीजें भी हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है, बारी बारी से एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है इनस्टेबिलिटी। तो इनस्टेबिलिटी का मतलब है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, लगातार आप देखते हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, एक के बाद दूसरी सरकार आती है, दूसरे के बाद तीसरी सरकार आती है। तो जो भी सरकारें आती हैं वो सबकी सब सरकारें अपने अकॉर्डिंग नियम बनाती हैं, है ना। तो यहाँ पर नियमों की स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है कि अगर कोई एक प्लान चल रहा है तो वो प्लान एग्जिस्ट रहे, नहीं। जो एग्जिस्टिंग प्लान होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना। लीडर्स जो है, जितने भी मंत्री होते हैं या फिर उस पार्टी के जो भी लीडर्स होते हैं, वो करते क्या हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते हैं और जो पुराने सरकार के जो रूल होते हैं उन रूल्स को वो खत्म कर देते हैं। वो उन रूल्स को मानते ही नहीं है और उन रूल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड डीमेरिट्स की, पॉलिटिकल कंपटीशन। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी डेमोक्रेसी है। मैं इंडिया की बात इसलिए करता हूं क्योंकि हमने इंडिया से बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक नहीं देखा और बड़ा ही सौभाग्य है कि हम इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए हैं और यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पॉलिटिकल कंपटीशन, देखिए यहाँ पर पार्टियां बहुत हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज काम कर रही हैं। कुछ स्टेट्स में अलग अलग हैं, है ना, कुछ सेंट्रल में हैं, कुछ धीरे धीरे सेंट्रल में आ रही हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप की जो पार्टीज हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो वो सारी की सारी जो पार्टीज हैं उनमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसे होता है भाई, मेरी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, आपकी गवर्नमेंट ने खराब काम किया। आपने देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी आती है सत्ता में तो वो कहती है कि बीजेपी वालों ने गलत काम किया, या बीजेपी वाले पार्टी में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो कांग्रेस वालों की बुराई करते हैं। भाई बुराई होती है, सभी की होती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। तो इस पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से हमारे यहाँ कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहती है, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं रहती है। सारी की सारी जो एग्जिस्टिंग प्लानिंग होती है वो पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज कर दी जाती है। अगला है इट लीड्स टू डिले। यहाँ क्या होता है, सारे के सारे जो काम होते हैं वो बहुत लेट होते हैं। इतना मतलब यहाँ देरी से काम होते हैं। वास्तव में एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। सपोज करो कि मुझे अपना कोई एक एनजीओ बनाना है। अब मुझे कोई अपना एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसके लिए मुझे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सरकार से परमिशन लेने के लिए सबसे पहले मुझे फाइल एक बाबू को देनी पड़ेगी, फिर बाबू किसी और के पास देगा, फिर कोई और वो जो पर्सन होगा वो किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इस तरह से वो जो फाइल होती है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाती रहती है। और जब हर डिपार्टमेंट में फाइल जाएगी तो वो जो काम होते हैं, जो हम उम्मीद लगाते हैं कि ये 1 वीक में हो जाएगा या 2 वीक में हो जाएगा, उसके लिए सालों लग जाते हैं। और जब सालों लग जाते हैं तो फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इट लीड्स टू डिले, यहां पर देरी होती है। अगला है इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। देखिए होता क्या है कि कभी कभी
हम लोगों से गलती होती है और हमारी डेमोक्रेसी में चूंकि सबके लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जो पावरफुल है बट नॉलेजफुल नहीं है, है ना। मतलब टैलेंटेड नहीं है, पावरफुल है, पैसे के दम पर या अपनी पावर के दम पर वो सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उनके पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो अपने हिसाब से दिमाग से गवर्नमेंट चला सकें। तो होता क्या है, इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं ये ठीक तरीके से नहीं लिए जाते हैं और सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो गलत लिए जाते हैं, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं होते हैं, मतलब लोगों के कल्याण के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें, कई ऐसे, जैसे हम एग्जांपल बता दें कि हम अपने वार्ड के मेंबर को या वार्ड के जो हमारे वार्ड होते हैं नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में, इनमें अगर हम अपने वार्ड का जो मेंबर है, मेंबर का मतलब कैंडिडेट जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है बट क्या है कि वो पैसे वाला है, पैसे की दम पर वो पार्षद बन गया, तो क्या होगा, उसको ना तो हमारे यहाँ की सफाई से मतलब है, उसको ना तो हमारे यहाँ की लाइटनिंग से मतलब है, ना तो उसको हमारे यहाँ के गरीब लोगों की समस्याओं से मतलब है। क्यों? क्योंकि उसमें इतना बुद्धि विवेक नहीं रहता है। तो ऐसे कई जगह, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर गलत सरकारों का चुनाव हुआ है। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। फिर है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से तो आज हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। हम कह सकते हैं वी आर इंडियंस। और इंडिया में तो करप्शन हर जगह देखा जाता है। एक छोटे से स्तर की जो यूनिट होगी वहां से लेकर एक बड़े स्तर की यूनिट में करप्शन होता है। हर मंत्री का मतलब ये नहीं है कि एक जो एक वार्ड का या किसी भी नगर पंचायत का, जिला पंचायत का, हम ये कहते हैं कि स्टेट लेवल से लेकर, मतलब सेंट्रल लेवल से लेकर ग्राम पंचायत लेवल तक सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं या जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनमें करप्शन नाम की एक बीमारी बैठती जा रही है। और इस बीमारी का इलाज आज तक किसी ने भी नहीं खोज पाया। ये बीमारी बहुत ही ज्यादा हमारी कंट्री को खाई जा रही है, दीमक के जैसे खाई जा रही है ना। तो करप्शन सबसे ज्यादा, यहाँ किसी भी काम को कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। अगला आता है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। देखिए यहाँ पर आम आदमी जो है, साधारण आदमी है, वो ये नहीं जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि देखिए आम आदमी, गरीब आदमी जो होता है, उसके लिए अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसे नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है, उसे नहीं पता कि हमारे गांव की समस्या क्या है, उसे नहीं पता कि हमारे मोहल्ले की समस्या क्या है। उसे केवल पता रहती है तो अपने परिवार की भरण पोषण की समस्या, अपने बच्चों की समस्या, अपनी पत्नी की समस्या, अपने परिवार के और दूसरे जो सदस्य होते हैं उनकी समस्या, ये उनको केवल समझ में आता है। बाकी उनको किसी भी चीजों से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए हमारे डीमेरिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेरिट। चलिए अब देखते हैं हम इसके कुछ मेरिट्स, इसकी कुछ क्वालिटीज, है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिर डेमोक्रेसी हमारी कंट्री के लिए या किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है ना। तो पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, मोर अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मोर अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जवाबदेही। डेमोक्रेसी कहती है कि इसमें जितने भी जो भी गवर्नमेंट होंगी वो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी नाम से जानते हैं। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना है, तो उनके लिए पता होता है, उनको अपनी एक अकाउंटेबिलिटी, उनको अपनी जिम्मेदारी
का पता रहता है कि हमें पब्लिक के लिए काम करना है, तो वो डेमोक्रेसी में रहती है ना। डेमोक्रेसी में जवाबदेही या जिम्मेदारी का एहसास रहता है। नंबर दूसरा है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। वाह, देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी काम होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोगों के होने की वजह से यहाँ पर कोई भी जब प्लान तैयार होता है, कोई भी जब योजना जारी होती है, तो उस पर बहुत कंसल्ट किया जाता है, एक दूसरे से कंसल्ट करना पड़ता है, और एक दूसरे से कंसल्टेशन के बाद उस पर डिस्कशन भी होता है कि वास्तव में क्या ये काम करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। सपोज करो कि अगर सड़कों की ये बात आई कि सड़कें, कच्ची जो सड़कें हैं वो पक्की बनाई जानी चाहिए, चाहे वो गांव हो या शहर हो। अब इस पर क्या होगा, सब लोग कंसल्ट करेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या उसकी मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं। तो ये सारी चीजें उसकी देखी जाएगी, फिर उस पर डिस्कशन होगा कि है ना, कितना उस पर खर्चा आएगा, कैसे काम करना पड़ेगा, इसको एक्टिविटी के फॉर्म में कैसे लाएंगे, है ना, इसका जो प्रपोजल होगा वो कैसे तैयार होगा, इसका टेंडर किसे दिया जाएगा, ये सारे के सारे डिस्कशन वहां पर होते हैं। तीसरा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। बड़ी सीधी सी बात है कि डेमोक्रेसी ने एक मेथड प्रोवाइड किया है। वो मेथड क्या है, डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो लड़ाइयाँ हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ बहुत कम ही मिलता है ना। क्यों बहुत कम मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब लोग मिलकर काम करते हैं, और मिलकर काम करते हैं और पब्लिक के हित में काम करते हैं। और जब पब्लिक के हित में काम करेंगे तो कन्फ्लिक्ट रहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं रहेंगे। कोई भी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष या कोई विवाद या लड़ाई झगड़े, है ना। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन पाती है। अगली बात आती है चौथा नंबर, पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर लॉ। ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो हमने भी देखा है। हमारे यहाँ देखिए पॉलिटिकल इक्वलिटी है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कोई किसी भी व्यक्ति को जो उसके द्वारा सेलेक्ट किया गया जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके पास वो जा सकता है, अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को वहां पर शेयर कर सकता है, उनको बता सकता है और उस पर सॉल्यूशन भी ले सकता है। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड रेस्पेक्ट। और हाँ, पॉलिटिकल इक्वलिटी में एक चीज और है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, किसी भी पार्टी का मेंबर बन सकता है, वो किसी भी पार्टी का सदस्य बन सकता है, वहां चुनाव भी लड़ सकता है, और पार्टी का नहीं भी है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम है। एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, हमारे यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ प्रोवाइड किए हैं, आप देख सकते हैं पुलिस से लेकर बहुत ऊपर तक, जुडिशियरी तक जो लॉ हैं वो हम फॉलो करते हैं। अरे लॉ को तो हमारे यहाँ स्कूलों में भी फॉलो किया जाता है। हमारे स्कूल जो लॉ बनाते हैं, बच्चे उस लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। तो वही चीज है रिस्पेक्ट फॉर लॉ। हर व्यक्ति लॉ का रिस्पेक्ट करता है ना, और उस लॉ के दायरे में ही रहकर काम करता है, उस लॉ के बाहर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉ से बाहर काम किया जाएगा तो आपको सजा मिलेगी, आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आप पर जुर्माना भी लग सकता है ना। अगला पॉइंट, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए जो डेमोक्रेसी है, इनहेंसेस मतलब बढ़ावा देना, है ना, द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हर एक सिटीजन्स का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हर व्यक्ति का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना और उसको बढ़ाना, मतलब कि जो सिटीजन्स की जो एक कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू की रिस्पेक्ट की जाती है और इनहेंसेस, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको सेव किया जाता है, उसको प्रोटेस्ट किया जाता है ना। अब देखिए आप, अगला है डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट द मिस्टेक्स। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि डेमोक्रेसी ने हमें अलाउ किया है कि अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से कोई गलत काम हो गया, गलत काम का मतलब कोई पॉलिसी गलत बन गई, कोई गलत योजना बन गई, तो होता क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी ने अलाउ किया है
कि अपनी जो मिस्टेक है, करेक्ट द मिस्टेक्स, अपनी जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को दूर किया जा सकता है, उस मिस्टेक को सही किया जा सकता है। ये अथॉरिटी, ये राइट्स हमें डेमोक्रेसी ने प्रोवाइड किए हैं। तो अब देख सकते हैं आप, इसमें हमने मेरिट्स देख लिए। अब हम देखने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना। अब देखिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो निकल के सामने आएंगे वो ये हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग हो गया, है ना। डेमोक्रेसी का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, कि यह एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए डेमोक्रेसी की हमने आपको फीचर्स भी लिखवाए हैं, है ना। व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैंने जो मेरिट्स हैं वो आपको अलग से बताई हैं, डीमेरिट्स हैं वो भी मैंने आपको अलग से बताई हैं। व्हाट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है। तो देखो रेफरेंडम वो था कि पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, उन्होंने एक रेफरेंडम जारी किया था, एक वोटिंग कराई थी, है ना। तो रेफरेंडम होता है टाइप्स ऑफ वोटिंग इन यस और नो, हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। डिफाइन द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या था, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऑर्डर था कि इसमें परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने एक पावर ले लिया था, है ना, एक ऐसा पावर ले लिया था कि जिसके थ्रू वो किसी भी मंत्री को किसी भी कैबिनेट कैंडिडेट को कभी भी हटा सकते हैं, है ना। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। अब देखिए शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए आ सकती है किस पर, डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई डेमोक्रेसी पर शॉर्ट एक स्टोरी आ सकती है। पाक, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, फिजी, इनमें से किसी एक पर आपको स्टोरी लिखने के लिए दी जा सकती है। सेवेंथ है फुल फॉर्म ऑफ द जानु पीएफ पार्टी। तो देखिए जिम्बाब्वे, जानु पीएफ का फुल फॉर्म क्या है, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट, है ना, इस पार्टी का नाम था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री वुमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। किस कंट्री में राइट टू वोट नहीं दिया गया था वुमेन्स के लिए। तो आपको पता होगा कि सऊदी अरबिया में, है ना, सऊदी अरब में 2015 तक राइट टू वोट किसके लिए नहीं था, है ना। ये 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं के लिए वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सबके लिए ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इस चैप्टर की सारी जो थ्योरी है वो आपको बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पढ़ाई के लिए, आपके लिए। ओके, थैंक यू।